देखो, अर्थवर्म का नाम सब देखो, बहुत सारा स्पीसीज है अर्थवर्म का। पहला एक हम लिख रहे हैं लुम्ब्रिकस। लुम्ब्रिकस में तुमको ध्यान रखना है, देखो एल से लंदन वाला, कहने का मतलब यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ये सब में जो स्पीसीज है वो है लंदन वाला लुम्ब्रिकस। बाकी जितना भी स्पीसीज नाम आ जाए वो सब इंडियन है, मेगास्कॉलेक्स, द्रविडियन, फेरेटिमा। अर्थवर्म की बॉडी पे सॉल्ट देंगे, नमक देंगे तो क्या होगा? अर्थवर्म का बॉडी के ऊपर जब भी नमक दोगे तो नमक में पानी बहुत ही कम, नहीं के बराबर, ठीक है। और अर्थवर्म के बॉडी के अंदर बहुत सारा पानी, तो पानी ज़्यादा से कम की ओर जाता है, ठीक है। ऊपर में नमक है तो पूरे बॉडी से पानी निकल के नमक में चल जाएगा, बॉडी सूख जाएगा, मर जाएगा। तो सॉल्ट ऑन बॉडी से क्या होगा? डेथ हो जाएगा। उसी तरह देखो पिनिंग, अर्थवर्म के बॉडी पे हम अगर पिन मार दिए तो क्या होता है? जैसे हम लोगों में देखो ये हड्डी है तो ना हाथ तुम ऐसे उठा पा रहे हो, बोन है इसीलिए। बोन अगर नहीं रहता तुम पेन पकड़ पाते? तुम्हारे बॉडी से सब लोग बोन निकाल देंगे, पेन पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे। अब देखो अर्थवर्म की बॉडी में तो नहीं है बोन वगैरह, तो अर्थवर्म कैसे दीवार के पास आके दीवार पर चढ़ने लगता है? सोचते होगे क्यों चढ़ता है? तो देखो अर्थवर्म के सिलोम में, बॉडी कैविटी में सिलोमिक फ्लूइड ये भरा हुआ है, ठीक है। वो फ्लूइड जो है वो क्या है? तो देखो वाटर है फ्लूइड में, और वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, देखो ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह से ये पानी फिर 4 पानी के साथ देखो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ते जाता है, तो मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इतना ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वन ऑफ द वीकेस्ट बॉन्ड है, लेकिन बिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब बनेगा तो क्या होगा? रिजिड स्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो तुम अर्थवर्म के बॉडी पे पिन मारोगे तो उसका सिलोमिक फ्लूइड बाहर आ जाएगा। सिलोमिक फ्लूइड बाहर आएगा तो न तो वो आगे चल सकता है, न अपने खाने को निगल सकता है, कुछ भी नहीं होगा उसमें। हो सकता है ना कि निश्चित रूप से उसका भी डेथ हो जाए पिन करने से भी। ड्राई स्किन जो है डायरेक्ट एयर से रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू, कैपिलरी लाइनिंग होता है उसमें, स्किन के थ्रू। स्किन ड्राई हो गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन जला देगा उसके स्किन को, मॉइस्ट रहना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। जैसे मान लो सर्दी उर्दी का टाइम है, अब जनवरी लास्ट में क्या होता है? सर्दी उर्दी ख़त्म जब हो गया तो तुम देखोगे कि वो सर्दी वाला बैक्टीरिया जो होता है, जो ये सब निमोनिया वगैरह कराता है, वायरस या बैक्टीरिया जो भी है, वो म्यूकोलाइटिक होता है, म्यूकस को सबको ख़त्म कर देता है। तो तुम देखोगे सर्दी उर्दी ठीक हो गया, उसका तुम देखोगे कि सांस ले रहे हो तो जहाँ एयर गया लगता है वो जल जाएगा एकदम। हमेशा तुम बार बार ऐसे करते हो, इस तरह से सैप ये करते हो, क्यों? तो म्यूकस ख़त्म हो गया है। तुम ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन कितना खतरनाक गैस है, वो जहाँ पे फेरिंग्स पे पड़ता है लगता है कि वो जल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूकस धीरे धीरे जब नया म्यूकस सेल बनने लगता है तब हम लोगों को राहत आता है। एक आध दिन काफ़ी तकलीफ होती है सांस लेने में, ध्यान में है, होता है ऐसा सबके साथ। उसी तरह अर्थवर्म का बॉडी अगर बिल्कुल ड्राई हो गया तो गैसियस एक्सचेंज जब ही होगा, ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएगा ही, बाहर हमेशा ऑक्सीजन है, पूरा स्किन उसका जल जाएगा। मतलब ड्राई स्किन भी हुआ तो उसका डेथ हो गया, ठीक है। अच्छा, अर्थवर्म में कहा जाता है, अर्थवर्म में मूवमेंट होता है सीटी से या सीटा से। अगर अर्थवर्म के पूरे बॉडी को KOH के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो खाली सीटा बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। मतलब सीटा जो है वो KOH में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। अर्थवर्म खाता क्या है? तो मिट्टी नहीं खाता है अर्थवर्म, मिट्टी के साथ जो सड़ा गला पौधा या लीफ वगैरह है उसको खाता है, ठीक है। लीफ को डाइजेस्ट कर लिया, लीफ को डाइजेस्ट करने के बाद अनडाइजेस्टेड मैटर जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो उस मिट्टी के साथ बाहर निकलेगा। अब उसको हाथ तो है नहीं कि वो पत्ता से मिट्टी पोंछ के खाएगा, ठीक है। वो मिट्टी के साथ खा लिया पत्ता को, तो पत्ता जो डाइजेस्ट हुआ वो तो एब्जॉर्ब हो गया। जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उस मिट्टी के साथ बाहर निकलेगा। उस मिट्टी में नाइट्रोजन घुला हुआ है, तो इसलिए फार्मर्स फ्रेंड हम लोग बोलते हैं अर्थवर्म को, ठीक है। समझ रहे हो उसको? अब देखो अर्थवर्म में बहुत कम चीज़ तुमको जानना है, ठीक है, ज़्यादा लफड़ा में नहीं फंसना है। इसमें देखो क्या क्या ध्यान रखना है तुमको। सबसे पहला देखो, जैसे सिस्टम शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा हम लोगों का बॉडी है, माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सारा चीज़ यही है। इसमें एक चीज़ खाली ध्यान रखो, एक स्ट्रक्चर है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या होता है? इंटेस्टाइन में होता है। जैसे हम लोगों का विलाई है उसी तरह का टिफ्लोसोल होता है। टिफ्लोसोल भी क्या करेगा? सरफेस एरिया को बढ़ाएगा फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और कुछ नहीं जानना है डाइजेस्टिव सिस्टम में। रेस्पिरेशन में तुम जानते ही हो, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होगा, स्किन ड्राई होगा, अर्थवर्म मर जाएगा। ठीक है। सर्कुलेशन में आ जाओ, तो सर्कुलेशन में देखो इसमें 4 पेयर हार्ट होता है। वो नोट्स जो दिए हैं उसमें देखे होगे तुम, 4 पेयर हार्ट होता है, 7, 9, 12, 13 सेगमेंट। लेकिन इसमें ध्यान रखना है क्या कि जैसे देखो ये अर्थवर्म का बॉडी हो गया, यहाँ पे है डॉर्सल ब्लड वेसल। देखो ये डॉर्सल ब्लड वेसल है, ये डॉर्सल ब्लड वेसल है। ये मान लो 14 सेगमेंट है, या 13 ले लो ना, हटाओ ना, 13 ये 13 से पहले सेगमेंट में क्या होता है? ये पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है, और एंटीरियर पार्ट में, पूरे पार्ट में बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, डॉर्सल ब्लड वेसल। इसीलिए डॉर्सल ब्लड वेसल इज रिगार्डेड एज ट्रू हार्ट ऑफ अर्थवर्म। ट्रू हार्ट ऑफ अर्थवर्म, ये खाली तुम ध्यान रखना। ठीक है, 4 पेयर हार्ट है, ठीक है, याद है तो बहुत बढ़िया है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, अर्थवर्म में जो ब्लड होता है, तो एक चीज देख लो कि आरबीसी जो है ये वर्टिब्रेट का कैरेक्टर है। किसी भी इनवर्टिब्रेट में, इनवर्टिब्रेट हैज नो आरबीसी, किसी भी इनवर्टिब्रेट में आरबीसी नहीं होता है। ठीक है, किसी भी इनवर्टिब्रेट में आरबीसी नहीं होता है। तो अर्थवर्म का ब्लड रेड क्यों है? नो आरबीसी, हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन जो है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है खाली। तो सर्कुलेशन में याद क्या रखना है? 4 पेयर हार्ट है, डॉर्सल ब्लड वेसल रिगार्डेड एज ट्रू हार्ट। अर्थवर्म का ब्लड रेड होता है, क्यों? आरबीसी तो होगा नहीं, इनवर्टिब्रेट है। हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, बाकी अर्थवर्म में सारा चीज है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, कैपिलरी वगैरह सब है। ठीक है, लिम्फ हार्ट वगैरह सब पाया जाता है। कोई सेगमेंट तुमको याद रखने की जरूरत नहीं है, नीट में ये सब नहीं पूछता है, सीबीएसई में भी सिलेबस में खत्म हो गया है ये, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जितना याद रखना है उतना हम तुमको बता रहे हैं। इसके बाद देखो, इसके बाद एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन होता है नेफ्रीडिया से। नेफ्रीडिया कैसा देखने में? तो इस तरह का है, ऐसे क्वाइल पार्ट है इस तरह का। ठीक है, ये है नेफ्रोस्टोम, ये नेफ्रोस्टोम। ये हो गया बॉडी जिसमें पूरा में सीलिया लगा होता है। ठीक है, सिलिएटेड होगा बॉडी। और ये हो गया नेफ्रिडियोपोर, जहां से कंटेंट बाहर निकलेगा। अब देखो ये पूरा बॉडी कैविटी है उसका। ठीक है, बॉडी कैविटी में सिलोम में क्या होगा? सिलोम में पूरा सिलोमिक फ्लूइड होगा। सिलोमिक फ्लूइड है, मान लो ये पूरा सिलोमिक फ्लूइड है। यहीं पे क्या हुआ? ये नेफ्रोस्टोम है, ये इसका पोर है। तो ये नेफ्रोस्टोम में क्या होगा? सिलोमिक फ्लूइड ऐसे करके मूव करके बाहर आ रहा है, तो सिलोमिक फ्लूइड का प्रेशर जरूर यहाँ भी पड़ेगा नेफ्रोस्टोम में, ये पार्ट में। इसी से क्या होगा? फिल्ट्रेशन। ठीक है, वेस्ट जो है वो फिल्टर्ड आउट होगा। अब फिल्टर्ड आउट जो होगा उसके साथ पानी भी होगा, उसके साथ ग्लूकोज वगैरह जो कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंस थोड़ा बहुत तो होगा ही। वो सारा न्यूट्रिएंट सब्सटेंस क्या होगा? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। मतलब रीएब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट का न होके सारा बॉडी के लिए अच्छा चीज जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है। मतलब इसको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब बाकी जो कंटेंट बचा वो यहां से बाहर निकला। अब बाहर निकला तो देखो होता क्या है कि नेफ्रिडियोपोर जो है वो ज्यादातर अर्थवर्म में एलिमेंट्री केनाल में खुलता है। ठीक है, एलिमेंट्री केनाल को हम लोग टर्म देते हैं एंटरो। एंटरो मतलब एलिमेंट्री केनाल।
तो एलिमेंट्री कैनाल में ही नेफ्रिडियोपोर ओपन हुआ, माउथ में ओपन हुआ, बक्कल कैविटी में ओपन हुआ या इंटेस्टाइन में ओपन हुआ, ये सब जगह ओपन हुआ। तो देखो तुम्हारा यूरिन अगर तुमको हम एलिमेंट्री कैनाल में डाल दें, स्टमक में डाल दें तुम्हारा यूरिन, स्टमक के बाद यूरिन जब जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब हुआ, वाटर जब भी एब्जॉर्ब हुआ तो यूरिन का पानी सब एब्जॉर्ब होने लगा, तो तुमको पानी पीने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं ना एंट्रोनेफ्रिक कोई एनिमल क्यों है, इसको कह सकते हैं ये वाटर कंजर्वेशन का रूल है, ठीक है। तो नेफ्रिडिया देखो तीन तरह का, कौन कौन नेफ्रिडिया, एक है इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया, इंटेगुमेंट्री, ये इंटेगुमेंट में होगा, स्किन में होगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो अर्थवर्म के बॉडी को देखोगे तो ये मान लो उसका हेड वाला पार्ट है, तो इसमें देखोगे 14, 15, 16 सेगमेंट में ये डार्क कॉम्प्लेक्स डार्क स्ट्रक्चर होता है, इसी को क्लाइटेलम कहते हैं। इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, इसीलिए 14, 15, 16 को कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। यही सिर्फ एक्सोनेफ्रिक होता है, यहाँ जो नेफ्रिडिया होगा उसका जो रिलीज पार्ट होगा वो बॉडी के बाहर होगा। बाकी जितना नेफ्रिडिया देखते हो, सेप्टल हो या बक्कोफेरेंजियल हो, ये सब एंट्रोनेफ्रिक है, मतलब ये सब का कंटेंट रिलीज होगा कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। क्यों रिलीज होगा समझ ही रहे हो कि इसमें क्या चीज है, वाटर कंजर्वेशन का ये एक मैकेनिज्म है। सिर्फ सेप्टल नेफ्रिडिया ऐसा है जिसमें नेफ्रोस्टोम होता है, ठीक है, बाकी ये दोनों में नेफ्रोस्टोम नहीं होता है। तो नेफ्रोस्टोम नहीं होगा तो कैसा होगा, ये ऐसे करके ये इस तरह का टीप के जैसा होगा, नेफ्रोस्टोम ये गोला नहीं होगा, टीप के जैसा होगा, समझ रहे हो, तो कुछ नहीं है। अर्थवर्म क्या एक्सक्रीट करेगा, तो मेनली यूरिया, क्योंकि देखो जो एनिमल पूरी तरह से पानी में रहता है 100%, वो अमोनिया एक्सक्रीट करता है। जो एनिमल पूरी तरह से लैंड पे रहता है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, और जो एनिमल जमीन और पानी दोनों का जिसको जरूरत है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है। जैसे हम लोग हुए यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। तो अर्थवर्म भी जो है पूरी तरह पानी में डूब के नहीं रहता है, पानी में रहेगा फिर निकलेगा, किस जमीन में आएगा, तो जो गीला जमीन है, डैम्प सॉइल। तो जमीन और सूखा दोनों उसको पसंद कर सकते हैं, डैम्प सॉइल में है तो इसलिए वो यूरिया एक्सक्रीट करता है मेनली। अब देखो इसमें एक चीज तुमको ध्यान रखना है, एक सेल है उसका क्लोरागोजेन सेल, इसको ध्यान रखना है, ये एनालोगस टू लीवर है। एनालोगस मतलब क्या हुआ, वैसा ऑर्गन जिसका फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर या ओरिजिन अलग अलग हो। तो एनालोगस टू लीवर क्या, हम लोग का लीवर काम क्या करता है, यूरिया बनाता है, ये भी यूरिया बनाएगा, तो लीवर के जैसा हो गया एनालोगस टू लीवर। तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इतना खाली ध्यान रखना, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया, एक्सक्रीशन के बाद नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में खाली तुमको ध्यान रखना है क्या, कि इसका ब्रेन का नाम क्या है। देखो हम लोग में माउथ हुआ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, तो इसको ऐसे ध्यान रखो कि ठीक फेरिंग्स के ऊपर इसका ब्रेन है। तो ब्रेन जैसा तो नहीं ना होगा, इतना प्रिमिटिव एनिमल है, ब्रेन क्या होगा, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन को गैंग्लिया कहते हैं, टिश्यू में पढ़े होगे। तो यहाँ क्या होता है, सुप्रा फेरिंजियल गैंग्लिया, ये तुमको याद रखना है, इसी को ब्रेन कहते हैं। और देखो ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनेलिडा, एनेलिडा के बाद क्या पढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा। तो फेरिंग्स के बाद क्या होता है, इसोफेगस। तो कॉकरोच के ब्रेन का नाम क्या होगा, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, याद रहेगा आराम से। ये पहले वाला है तो फेरिंग्स के ऊपर गैंग्लिया ब्रेन है, और इसके बाद वाला आर्थ्रोपोड है तो उसमें क्या है कि इसोफेगस के ऊपर गैंग्लिया है, ठीक है, और कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद आ जाओ इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि पूरा बॉडी तो सेगमेंटेड है ही, इसमें देखोगे 5, 6, 6, 7, 7, 8, अब उतना हम नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ खाली हम शो कर दे रहे हैं एक फिगर ऐसे करके, देखो ऐसे, ये 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, ये चारों में है स्पर्मेथिका, ये स्पर्मेथिका, स्पर्मा मतलब स्पर्म, थिका मतलब होता है बैग,
ठीक है। 9 और 10 में टेस्टिस है, 9 और 10 सेगमेंट में टेस्टिस है, ठीक है। ये हो गया टेस्टिस। ये थोड़ा सेगमेंट याद रखना है, इसका सेगमेंट याद रखना है, इसका जिसका लिख रहे हैं उसी का, और जो नोट्स में लिखा हुआ है सब। उसके बाद 13 नंबर पे होता है ओवरी, ठीक है। ये मान लो 13 नंबर है, तो यहाँ पे मान लो ये ओवरी है, ठीक है। इसका पोर ओपन होगा 14 नंबर में, मतलब 14 नंबर में फीमेल गोनोपोर है, ये कह सकते हैं। ये हो गया फीमेल गोनोपोर, फीमेल पोर लिख दिए। टेस्टिस का पोर होगा 18 नंबर में ओपन, ये मान लो 18 नंबर है, ठीक है। 18 नंबर है, ये मेल पोर हो गया। अब देखो 14, 15, 16 जो है, 14, 15, 16 तुमको ये बताया डार्क एरिया होता है जिसको क्लाइटेलम कहते हैं, ठीक है। 14, 15, 16 ये तीनों में। अब क्या होगा देखो, जैसे मान लो ये एक अर्थवर्म है, ठीक है। मान लो ए अर्थवर्म है, इधर इसका हेड है, ये वाला पार्ट उसका हेड हो गया ऐसे। एक ये बी अर्थवर्म है, इसका हेड वाला पार्ट इधर हो गया। तो ए अर्थवर्म का 18 नंबर यहां होगा, ये अपना स्पर्म बी अर्थवर्म के स्पर्मेथिका में डाल दिया, ये वाला बैग में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ए नंबर चला गया यहां से। अब देखो ये बी नंबर बचा, बी नंबर क्या करेगा, इसका 14, 15, 16 क्लाइटेलम जो है वो एक बैग सिक्रीट करेगा, इसको ककून कहते हैं। ककून सिक्रीट किया, ये देखो ककून सिक्रीट हो गया। कहां से सिक्रीट हुआ समझ रहे हो, 14, 15, 16, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि ये अर्थवर्म है, बैग सिक्रीट करने के बाद ये अर्थवर्म पीछे की ओर जाने लगा, ठीक है। अब देखो ये जो बैग है 14, 15, 16 अर्थवर्म पीछे की ओर जा रहा है। यहीं पे तुम ध्यान दो कि 14 नंबर में फीमेल गोनोपोर है, ये एग अपना रिलीज कर दिया, तो इसका एग कहां चला गया, देखो ये पीछे जा रहा है, तो हम ये ककून को अब यहां बना दे रहे हैं। पीछे जा रहा है तो ऑब्वियस है ना, ककून से इधर जाएगा। यहां पे क्या हुआ कि फीमेल का एग है, ये फीमेल वाला पार्ट है। अब क्या हुआ, जब इसका ये वाला पार्ट इधर आया तो ए वाला अर्थवर्म जो स्पर्म यहां पे डिपॉजिट किया था, ये स्पर्म यहां से रिलीज हो गया, स्पर्म रिलीज हो गया। तो स्पर्म और ओवा ये दोनों का मिलन कहां हुआ, ये ककून में, ये ककून में मिलन हुआ ना। मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, एक्सटर्नल की इंटरनल, एक्सटर्नल बॉडी से बाहर हुआ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट यही होगा। यहाँ कोई लार्वा नहीं बनता है, अर्थवर्म में कोई लार्वा नहीं होता है, तो कह सकते हैं ना कोई ट्रू मेटामॉर्फोसिस नहीं। मेटामॉर्फोसिस किसको कहेंगे, इसमें लार्वा प्यूपा तब एडल्ट बने, कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं। इतना ही अर्थवर्म में जानना है, कोई लफड़ा नहीं है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये सबको खाली ध्यान रखना है, ये सब का कौन कौन सेगमेंट है वो ध्यान रखना। पहले इससे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पहले किसी का भी सेगमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है।